प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां के अंतिम भाग को पढ़ेंगे व समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक ने पिघलते हुए हिमालय की एक एक बूंद से निर्माण हुई 2 महानदियां ब्रह्मपुत्र और सिंधु के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्रियों को विदा करता है, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री समान नदियों को आगे की ओर प्रवाहित करता है, जिससे कि वह समुद्र में मिल जाती है। उनके इस मिलन से प्रभावित होकर लेखक ने समुद्र को बड़ा सौभाग्यशाली कहा है। आज के हमारे इस वीडियो में हम निबंध के अंतिम भाग में पढ़ेंगे, समझेंगे कि समय समय पर कई लेखक और कवियों ने इन नदियों को विभिन्न रूपों में माना है। जैसे कि काका कालेलकर ने इन्हें लोक माता के रूप में माना है, किसी ने इन्हें बहन के रूप में स्वीकारा है, किसी ने इन्हें बेटी के रूप में माना है और किसी ने इन्हें प्रेयसी की संज्ञा दी है। तो आइए इस अंतिम भाग का वाचन करते हुए समझते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। इस अंतिम पद में लेखक ने यह कहा है कि केवल पुराने समय के कवियों ने ही इनका मानवीकरण नहीं किया, नए समय के कवि भी इनका मानवीकरण करते हैं। तो उसी के रूप में उन्होंने बताया है कि काका कालेलकर ने भी इन नदियों को क्या कहा है, लोक माता। लोक मतलब संसार और माता मतलब जो माँ है, जो जननी है, अर्थात संसार की जननी नदी है। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि मानव ने जब प्रारंभिक समय में विकास किया तो जल ही उसका जीवन रहा है। एक नारा भी आता है, ये जल ही जीवन है, अर्थात जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। पृथ्वी में जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है। पानी है लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर जीवन है। इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है, क्योंकि नदियों में ही जल का प्रवाह नदियों के द्वारा होता है। इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। पुरानी जितनी भी सभ्यता हुई है वे सब कहाँ हुई है? नदियों के किनारे। नदी घाटी सभ्यता हमने सुना है, वे सब नदियों के किनारे, अर्थात लोगों को जीने के लिए जल चाहिए और जहाँ जहाँ जल उपस्थित था वहाँ वहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ है। लेकिन लेखक कहते हैं कि माता ही क्यों, हम इन्हें बेटी के रूप में भी देख सकते हैं, और अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो हम इन्हें प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। और ममता का एक और स्वरूप भी है जो हम इनको देख सकते हैं, वो है बहन का स्वरूप। बहन का स्वरूप ही कितने ही कवियों ने नदियों को बहनों का स्वरूप भी दिया है या बहनों का भी नाम दिया है।
वे आगे बताते हैं कि एक बार जब वे तिब्बत में अत्यधिक थक गए थे और उनका मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया था और तबीयत थोड़ी ढीली या खराब हो गई थी, तो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। और जैसा कि नदियों के किनारे जाकर बैठे तो इच्छा होती है नदी के जल से थोड़ा सा खेल करने की, तो इसी तरह लेखक की भी इच्छा हुई कि वे अपने पैर डालकर नदी में बैठ जाए। वे नदी के किनारे नदी में पैर डालकर बैठ गए और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील नदी ने या उस प्रगतिशील जल ने बहते, प्रगतिशील मतलब प्रगति मतलब आगे बढ़ने वाला, प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ने वाला, तो उस आगे बढ़ने वाले जल ने असर डाला और उनका मन ताज़ा हो गया, उनकी सारी व्यथा दूर हो गई। और जब उनकी सारी व्यथा दूर हो गई तो वे भी गीत गाने लगे। वे क्या गीत गाने लगे? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो जब नदी के जल में पैर डालने पर लेखक की सारी व्यथा व कष्ट दूर हो गया, तो उन्होंने नदी को किस रूप में देखा? अपनी बहन के रूप में। और उन्होंने उनके ऊपर एक कविता लिखी। क्या लिखी? उन्होंने कहा कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अचरज से भरी है, यानी आश्चर्य से भरी है। तुम्हारे जल में पैर डालते ही मेरा मन मुदित हो गया, मुदित मतलब प्रसन्न हो गया, और हटा खुमारी, और मेरे सारे दुख या मेरी सारी खुमारी या मेरा सारा क्लेश मिट गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इसलिए मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारे पिता कौन है? हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और हिमालय सदैव तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनकी पुत्री हो तो इसलिए वे सदैव तुम्हारे लिए चिंतित तो रहते हैं, लेकिन वे शांत हैं या वे चुप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, यह शांत हिमालय जो है यह प्रकृति रूपी नटी, नटी अर्थात वे जो नट अपना खेल दिखाते हैं, नटी उनके द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर अनुपम यानी कि जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जो सबसे अलग है, जो अपने में अनूठा है और अद्भुत है। अद्भुत है अर्थात निराला है। क्या? हिमालय। तो यह हिमालय पर्वत जो है, जो तुम्हारे लिए चिंतित रहता है लेकिन शांत है, वह क्या है? प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए चित्र पर एक अनुपमी सुंदर निराली छाप के रूप में स्थित है, या छाप के रूप में दर्शाया गया है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो आज हमने हिमालय की बेटियां पाठ को पढ़ा और समझा। भैया बहनों, इस पाठ के अंतिम भाग में कुछ कठिन शब्द आए हैं, आइए उनके अर्थों को समझते हैं। उचट, उदास, मुदित, प्रसन्न या मोह लेना, कुमारी, आलस्य, अद्भुत, अनोखा, हर्ष, नुकसान, बलिहारी, नौछावर। इन कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
भैया बहनों, इस प्रकार हमारा यह पाठ हिमालय की बेटियां जो कि एक निबंध है आज पूर्ण होता है।